बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे पास्ट पेपर्स। उसमें हमारे पास एक पास्ट पेपर है जो 2024 में आया था और इसके बॉटम में देखें आप लिखा भी हुआ है पेपर टू, ईयर टू पेपर टू येलो। ठीक है, डिफरेंट कलर के आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम दिया उसमें आप लोगों को आइडिया होगा कि डिफरेंट कलर में आपके लेफ़्ट राइट और फ्रंट बैक पे डिफरेंट होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, आज फर्स्ट पेपर ही हम देखते हैं और इसमें हम देखेंगे सोशल बिहेवियर, लॉ एंड एथिक्स। और इसमें फर्स्ट है हमारे पास व्हाट आर बेसिक स्टेप्स टू इम्प्रूव राइटिंग स्किल्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग स्किल्स। ठीक है, तो ये मैंने आंसर आपकी बुक से ही निकाला। आपकी एग्जैक्ट जो क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली बुक से आया हुआ है, कहीं इधर उधर से नहीं आता। बहुत से स्टूडेंट इधर उधर टाइम वेस्ट करते हैं, तो आप देखें कि आपकी बुक में इसका आंसर मिल जाएगा, बेसिक स्टेप्स टू इम्प्रूव राइटिंग स्किल्स। तो बेसिक स्टेप जो इसमें है वो देखें, प्रैक्टिस एंड डिटर्मिनेशन। स्ट्रॉन्ग राइटिंग स्किल कम फ्रॉम प्रैक्टिस एंड डिटर्मिनेशन। नो वन इज़ बॉर्न एक्सीलेंट राइटर, लर्न टू बी एन एक्सीलेंट राइटर टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड प्रैक्टिस। तो ये चार चीज़ें इसमें देखें, प्रैक्टिस एंड डिटर्मिनेशन एंड टाइम एंड प्रैक्टिस, ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनी वन कैन बी अ गुड राइटर इफ़ दे आर डिटर्मिन्ड एनफ। One easy way to practice grammar, vocabulary and punctuation skill is to consult workbooks to improve writing skills। तो इसमें आपके पास जो important writing skill है उसमें आपके पास grammar, vocabulary, punctuation skills और ये सब चीज़ें आपके पास आएंगी वर्कबुक से और improving writing skill से। Reading can also help in providing examples of solid polished writing with developed voice and style, और reading भी आपको help out कर सकती है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग स्किल्स। तो राइटिंग स्किल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, द एबिलिटी टू राइट योर थॉट्स एंड आइडियाज़ क्लियरली इज़ क्रूशल फॉर पर्सनल, सोशल एंड प्रोफेशनल सक्सेस। तो इंपॉर्टेंस इसकी तीन जगहों पे है, एक पर्सनल, सोशल एंड प्रोफेशनल सक्सेस में ये आपको इंपॉर्टेंस देगी राइटिंग स्किल्स। एंड कॉन्फिडेंस फॉर मैनी रीजंस, और इससे आपकी कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। राइटिंग हेल्प्स यू एक्सप्रेस योर सेल्फ बाई इंकरेजिंग you to find the right words for feeling and ideas that might seem intangible otherwise। तो इंपॉर्टेंस जो है राइटिंग स्किल्स की उसमें यह है कि आपके पास राइट वर्ड्स होंगे जिससे आप अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट ऑल्सो इन्हेंस योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड योर ओन आइडियाज़ एंड एक्सप्लेन दैम टू अदर्स। और अगर जब कभी भी आपने अपने आइडियाज़ किसी को एक्सप्लेन करने होंगे तो वो अगर आप रिटन फॉर्म में दे रहे हैं तो उसके लिए ये आपके पास बेस्ट है कि आपके पास जो राइटिंग स्किल है वो होगी तो आप अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के दो पार्ट्स थे, बेसिक स्टेप्स टू इम्प्रूव राइटिंग स्किल्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग स्किल्स। ठीक है, तो बेसिक स्टेप्स जो है इंपॉर्टेंट इम्प्रूव करने के राइटिंग स्किल्स को, वो प्रैक्टिस है, डिटर्मिनेशन है, ग्रामर है, वोकेबलरी है, पंक्चुएशन है, उसके बाद वर्क बुक्स हैं, रीडिंग है। ये सब चीज़ें आपको हेल्प आउट करती हैं इम्प्रूव करने में राइटिंग स्किल्स। ठीक है, तो ये हमने टॉपिक डिस्कस भी किया था, आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें हमने कंप्लीट ये टॉपिक डिस्कस किया हुआ है। और इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग स्किल्स में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जो इसकी इंपॉर्टेंस है, बेसिकली आपने अपने थॉट्स को जब किसी को एक्सप्लेन करना है, किसी को बताना है, ठीक है, तो वहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस होगी। अगर आपके पास अच्छी वोकेबलरी है, अच्छे वर्ड्स हैं, आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं टू अदर्स, या सामने सुनने वाले को बेहतर तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं तो उतनी बेहतर तरीके से समझ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चन को इस तरह से परफॉर्म करना होगा। और ये ध्यान में रखें, जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं है। जो चीज़ आपसे पूछी जाएगी सिर्फ उसी को आपने एक्सप्लेन करना होगा, वही कुछ आपने लिखना होगा। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है बेसिक स्टेप्स टू इम्प्रूव राइटिंग स्किल्स, तो आपने बेसिक स्टेप्स लिख देने हैं कैसे हम इम्प्रूव करते हैं राइटिंग स्किल्स को। और सेकंड जो इसका पार्ट था इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग स्किल्स, तो वो आपने इंपॉर्टेंस बस लिख देनी है, तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ये हम देख रहे हैं सोशल बिहेवियर, लॉ एंड एथिक्स। ठीक है, इसमें जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा हूँ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो है वो है डिफाइन एडवर्टाइजिंग एंड व्हाट आर द मेजर एडवर्टाइजिंग मीडिया। तो इसमें आपने दो चीज़ें बतानी है कि एडवर्टाइजिंग होती क्या है और मेजर एडवर्टाइजिंग मीडिया कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं एडवर्टाइजिंग होती क्या है। ये भी आपकी क्वेश्चन आपकी बुक्स में से है और इसका आंसर भी मैंने बुक में से आपको शो कर रहा हूँ। एडवर्टाइजिंग इज़ द पेड फॉर्म ऑफ इम्पर्सनल मैस कम्युनिकेशन। तो एडवर्टाइजमेंट आपको सिंपल वैसे भी पता है कि क्या चीज़ होती है, कि आपने एक चीज़ किसी बहुत से लोगों को शो करना है। जैसे आपके टीवी पे ऐड चलते हैं, आपके सोशल मीडिया पे ऐड चलते हैं, तो वो क्या होते हैं, मैस कम्युनिकेशन। मैस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, जिस तरह मैस ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास मैस कम्युनिकेशन में आपका मतलब है कि यहाँ पे आपने एक चीज़ काफ़ी सारी आवाम को शो करना है। और वो एडवर्टाइजमेंट का मकसद क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट का मकसद है कि हम अपनी चीज़ की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। ठीक है, उसके फीचर्स बता रहे हैं।
वी कैन ऑल्सो से दैट एडवर्टाइजिंग इज़ द नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये नॉन पर्सनल है, कोई बंदा आपसे नहीं बात कर रहा है, एक ऐड है, वो बना हुआ है, वो डिज़ाइन हुआ हुआ है, वो वीडियो है, वो शो हो रही है, उसमें इन्फॉर्मेशन है, उसमें प्राइस है, उसमें उसके फीचर्स हैं, वो सब चीज़ें बताई जा रही हैं और वो आपको सुन रहे हैं और देख रहे हैं। यूजली परसुएसिव इन नेचर अबाउट प्रोडक्ट सर्विसेज आइडियाज़ थ्रू वेरियस मीडियाज़। तो इसमें जो एडवर्टाइजिंग हम करते हैं प्रोडक्ट्स की भी करते हैं, सर्विसेज की भी करते हैं, आइडियाज़ की भी, और डिफरेंट मीडिया से हम इसको कर सकते हैं। कंपनीज यूज़ एडवर्टाइजिंग टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट देयर प्रोडक्ट्स। तो हम लोगों को बताते हैं अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में, टू मेक देयर ब्रांड्स नेम फेमिलियर टू द पब्लिक, ताकि जो ब्रांड नेम्स हैं वो फेमिलियर हो जाएं पब्लिक को। मेजर एडवर्टाइजिंग मीडिया कौन कौन से हैं? एडवर्टाइजिंग मीडिया का मतलब किन किन चीज़ों से हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। उसमें फर्स्ट है आपके पास मेडिकल लिटरेचर, क्योंकि हम मेडिकल की बात कर रहे हैं तो मेडिकल लिटरेचर, प्रोफेशनल जर्नल्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, रेडियो, सिनेमा, सिनेमा से भी होता है लेकिन इतना कॉमन नहीं है, इंटरनेट एंड डायरेक्ट मेल। ये सब वो हैं एडवर्टाइजिंग मीडिया कि जिनके थ्रू हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो ये तो सिंपल सी चीज़ आपको वैसे भी आइडिया है, लेकिन आपको एक मेडिकली इसको अंदाज़ा होना चाहिए कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजिंग मीडिया है वो मेडिकल लिटरेचर है। मेडिकल लिटरेचर का मतलब है जो डॉक्टर्स को हम एक पम्फलेट टाइप सा देते हैं, ठीक है, उसके ऊपर सारी डिटेल मेडिसिन की लिखी होगी, कंपनी की लिखी होगी। इसी तरह कोई अगर रिसर्च शाया हुई है, ठीक है, एक रिसर्च को पब्लिश करना है, एक रिसर्च को एडवर्टाइज़ करना है, तो उसके लिए जर्नल्स होते हैं, डिफरेंट जर्नल्स हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के जर्नल्स हैं, डिफरेंट कंपनीज़ के जर्नल्स हैं, तो उसमें वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन शाया हो जाती है। इसी तरह मैगज़ीन्स में भी शाया होती है, और ये सब चीज़ें न्यूज़पेपर, रेडियो, सिनेमा, इंटरनेट। इंटरनेट भी आजकल काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, आप देखते हैं कि हर बंदा इंटरनेट से कनेक्टेड है, और डायरेक्ट मेल अब कम हो गई है, लेकिन बट स्टिल इट इज़ अ गुड मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये भी मेरा ख्याल है कि हमने, बल्कि नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे जो कंप्लीट टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो हम इसके ऊपर बनाएंगे। अभी यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये ध्यान में रखें, दो तरह की कम्युनिकेशन होती हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। इसकी भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। यहाँ पे हम देखेंगे कि आपके पास प्रिंसिपल्स कौन से हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। फर्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट जो प्रिंसिपल है, नो योर ऑडियंस, कि आपको पता होना चाहिए कि आपका पेशेंट कौन है, ठीक है, उसके क्या मसला है, ठीक है, उसका बैकग्राउंड भी बात का पता होना चाहिए, उसकी डिजीज़ हिस्ट्री का भी पता होना चाहिए। तो ऑडियंस का मतलब है, ऑडियंस यहाँ पे हमारे पास पेशेंट होगा, ठीक है, तो पेशेंट जो होगा, डॉक्टर के सामने जो ऑडियंस है वो पेशेंट होगा। तो फर्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, नो योर ऑडियंस। सेकंड, नो योर पर्पस। तो डॉक्टर को क्लियर होना चाहिए कि पर्पस क्या है, पेशेंट का यहाँ आने का मकसद क्या है। आस्किंग अबाउट द मेडिकल हिस्ट्री, ठीक है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में हम डिटेल लेंगे उसकी, ठीक है, मेडिकेशन हिस्ट्री भी उसमें आ सकती है, डिजीज़ हिस्ट्री भी आ सकती है, फैमिली हिस्ट्री भी आ सकती है, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, वो है नो योर टॉपिक, कि जिस टॉपिक पे या जिस डिजीज़ से रिलेटेड या जिस आप कह लेंगे स्पेशलिटी से रिलेटेड आप पेशेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए। डॉक्टर की अच्छी कमांड होगी तो वो बेहतर तरीके से पेशेंट को गाइड कर सकेगा। नेक्स्ट, गेस और बी अवेयर ऑब्जेक्शंस, फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंडिंग करंट सिचुएशन ऑफ द पेशेंट। तो आप अपना तो अंदाज़ा होगा, डॉक्टर एक चीज़ को समझ रहा है, एक बीमारी को समझ रहा है, लेकिन जो पेशेंट की कंडीशन है उस वक्त, करंट सिचुएशन, उस वक्त वो किस कैफियत में है, ठीक है, वो समझना भी ज़रूरी है कि पेशेंट क्या चाहता है, ठीक है, पेशेंट के माइंड में क्या है। तो ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट प्रिंसिपल है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेट अ लिटल एट अ टाइम। अगर आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पेशेंट को दे देंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें उसको बता देंगे, तो वो उसके जहन में नहीं रहेंगी, वो खिचड़ी बन जाएगी, उसको समझ ही नहीं आएगी, ठीक है। तो आपने पेशेंट को क्या करना है, या डॉक्टर ने पेशेंट को क्या करना है, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देनी है। कम्युनिकेट लिटल एट अ टाइम, थोड़ी थोड़ी उसको इन्फॉर्मेशन देनी है, जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो देनी है, गैर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे के उसको कन्फ्यूज़ नहीं करना। नेक्स्ट है आस्क क्वेश्चन इन सेवरल वेज। तो हमने बीच बीच में पेशेंट से क्वेश्चन पूछ लेना है। जैसे आपको टीचर क्लास में पढ़ाता है तो वो बीच में क्वेश्चन पूछ लेता है कि आया बच्चों को समझ आ रही है या नहीं आ रही। तो इसी तरह जो डॉक्टर होगा वो पेशेंट से क्वेश्चन पूछ लेगा, ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि पेशेंट को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। डेवलप अ यूज़फुल वे टू गेट फीडबैक। तो हमारे पास कोई इस तरह का भी सिस्टम होना चाहिए जिससे हमें फीडबैक का भी पता चले कि पेशेंट को ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है, कोई फीडबैक भी हमें मिले। नेक्स्ट है यूज़ मल्टीपल कम्युनिकेशन टेक्निक्स, मतलब वर्बल भी यूज़ करें एंड नॉन वर्बल टेक्निक भी यूज़ करें।
नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट वेरियस डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो प्रीवियस वीडियो जो हमने शेयर की थी जिसमें हमने लेक्चर 1 शो किया था सोशल बिहेवियर लॉ एंड एथिक्स का, उसमें हमने डेवलपमेंटल स्टेजेस देखी थी। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ लाइफ, उसको हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी स्टेजेस आएंगी। तो फर्स्ट इसमें हमारे पास जो स्टेज आ जाती है वो है इन्फेंट। इन्फेंट जो होता है वो हम कहते हैं बर्थ टिल 8 मंथ्स। तो बच्चा जब पैदा होगा वहाँ से लेके 8 मंथ्स तक जो बेबी होगा उसको हम इन्फेंट कहेंगे। इन्फेंट क्या करता है, चेक थिंग्स बाय पुटिंग इन माउथ। उस बच्चे को आप कोई भी चीज़ देंगे उसने उसको मुंह में डाल के चेक करना है, ठीक है। उसके पास और कोई तरीका नहीं है उसको चेक करने का, उसका सबसे बेसिक ये होगा। तो ये आपने डेवलपमेंटल स्टेजेस एक्सप्लेन करनी होंगी। इसमें मदर लव होगा, डेवलपमेंट ऑफ ट्रस्ट होगा। तो बच्चे का क्या है, ट्रस्ट डेवलप हो रहा होगा, ख़ास तौर पे उन लोगों के साथ जो उनके नज़दीकी हैं, पेरेंट्स ही होती हैं मोस्टली। नेक्स्ट स्टेज जो है वो है अर्ली चाइल्डहुड। ये होगी फ्रॉम 8 मंथ्स टू 3 ईयर्स। इसमें क्या होगा, मास्टर इन स्पेसिफिक स्किल, सेल्फ ऑटोनॉमिक एंड शेम। तो यहाँ पे क्या होगा, जो बच्चा है 8 मंथ से लेके 3 ईयर्स तक उसको हम कहेंगे अर्ली चाइल्डहुड। और वो क्या करेगा, कुछ चीज़ों में मास्टर हो जाएगा, कुछ स्किल्स उसके पास आ जाएंगी, कुछ चीज़ों की उसे समझ आ जाएगी, ठीक है। सेल्फ ऑटोनॉमिक, वो कुछ काम खुद से करना शुरू कर देगा, ठीक है। छोटे मोटे काम, छोटे मोटे टास्क उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ कहेंगे और वो समझ जाएगा। शेम, कुछ हद तक शर्मीले भी होते हैं। और थर्ड जो डेवलपमेंटल स्टेज है वो है प्ले एज। प्ले एज होती है फ्रॉम 3 ईयर्स टू 5 ईयर्स। अब जब 3 साल का बच्चा हो जाता है तो वो खेलना शुरू कर देता है, उसकी खेल में दिलचस्पी बढ़ जाती है, ठीक है। साइकिलिंग वगैरह डिफरेंट एक्टिविटीज़ वो कर देते हैं। इनिशिएटिव टू वर्क, प्ले एट्सेट्रा एंड पर्पज़, कुछ हद तक उन्हें समझ आना शुरू हो जाता है कि हमने क्या खेलना है, कैसे खेलना है, कब पढ़ना है, स्कूल जाना है, ये डिफरेंट चीज़ें। नेक्स्ट जो डेवलपमेंटल स्टेज है वो स्कूल एज, और ये होगी फ्रॉम 6 ईयर्स टू 12 ईयर्स। इसमें सुपीरियर और इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स हो सकता है बच्चे को, कॉम्पिटेंस होगी, और उसके बाद इंक्रीज लर्निंग एबिलिटी भी होगी। और उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेज है उसमें हम यंग एडल्टहुड हम देख लेते हैं। एडल्टहुड, यंग एडल्टहुड जो होगी फ्रॉम 18 ईयर्स टू 35 ईयर्स होगी। और इसमें ये हमारे पास जो एफिलिएशन, लव, मैरिज। अब देखें जब 18 अबव हो जाता है बच्चा तो वो इन सारी स्टेजेस से गुजरता है। लव, मैरिज, जॉब, मैनेजमेंट स्किल्स उसमें आ जाती हैं। मैनेजमेंट स्किल्स, रिलेशन उसके एक्सपेंड हो जाते हैं। बाज़ बात आइसोलेशन में होते हैं बच्चे। रेज, ग्रज, लेग पुलिंग, ये सब चीज़ें फितरत का हिस्सा है। जो इंसान है उसकी नेचर है कि बाज़ वो रेज होता है, ग्रज होती है, लेग पुलिंग होती है। ये सब चीज़ें एक पार्ट है ह्यूमन लाइफ का और ह्यूमन नेचर का। तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेज थी जिसको हम यंग अडल्टहुड कह रहे थे, और ये होगी फ्रॉम 18 ईयर्स टू 35 ईयर्स। नेक्स्ट होगी मिडल अडल्टहुड, ये होगी फ्रॉम 35 टू 55 ईयर्स या 65 ईयर्स तक। इसमें क्या होगा, स्टेगनेशन ऑफ पर्सनैलिटी, स्टेबिलिटी, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपकी पर्सनैलिटी जैसे डेवलप होगी या वैसे ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। आप जिस जॉब में आप उसी में रहते हैं, आप जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं वैसे ही रहते हैं, आप कुछ चेंज नहीं करना चाहते। कंट्रोल फैमिली, क्रिएटिव एंड मीनिंगफुल वर्क, आप सिर्फ वही काम करते हैं जो क्रिएटिव होंगे या मीनिंगफुल होंगे। और लास्ट इसमें जो स्टेज है वो है लेट एडल्टहुड, ये होगी फ्रॉम 55 टू 65 ईयर्स टू डेथ, रेस्ट इन पीस। इंटेग्रिटी होगी, इसमें डिस्पेयर होगा या विजडम होगा। इंटेग्रिटी, फीलिंग दैट लाइफ हैज़ अ मीनिंग, तो इंसान को समझ आ जाता है कि ज़िंदगी का क्या मकसद था। बाज़ औक़ात वो उम्मीद होता है। डिस्पेयर या विजडम, डिस्पेयर बाज़ औक़ात कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं जो जो डिस्पेयर की तरफ लीड करते हैं, और कुछ जो होते हैं वो विजडम की तरफ लीड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल फार्मेसी काउंसिल। हमारे पास दो तरह की फार्मेसी काउंसिल्स हैं, एक सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल है और एक प्रोविंशियल फार्मेसी काउंसिल है, जो हर सूबे की अपनी अपनी होगी, हर प्रोविंस की अपनी अपनी होगी। इन दोनों के फंक्शंस का आपसे पूछा गया है और इसको अभी हम देखते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल काउंसिल। सेंट्रल काउंसिल का मतलब है वफाक, ठीक है। सेंट्रल मींस इस्लामाबाद, आप कह सकते हैं जो कैपिटल है उसके हम फंक्शंस देखेंगे। फर्स्ट इसमें द फंक्शन ऑफ सेंट्रल काउंसिल शैल बी टू अप्रूव एग्जामिनेशन इन फार्मेसी फॉर द पर्पस ऑफ क्वालिफाइंग पर्सन फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट। तो जो क्वालिफाइंग एग्जाम्स होंगे वो कंडक्ट कराना आपके पास जो फंक्शन है वो है सेंट्रल काउंसिल का। सेकंड, टू प्रिस्क्राइब द सब्जेक्ट इन विच अप्रूव्ड एग्जामिनेशन शैल बी हेल्ड। उसके बाद कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे जिनके एग्जाम्स होंगे, ये सब भी डिसाइड करेगा सेंट्रल काउंसिल।
थर्ड, to approve the course of study and practical training in pharmacy for the purpose of admission to approved examination। तो जो कोर्स होगा स्टडी का या प्रैक्टिकल का वो भी सब डिज़ाइन करेगा सेंट्रल काउंसिल। और नेक्स्ट, टू प्रिस्क्राइब द कंडीशन एंड प्रोसीजर फॉर एडमिशन ऑफ कैंडिडेट्स टू एन अप्रूव्ड एग्जामिनेशन। कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जो अपीयर होंगे एग्ज़ाम में, उन सब चीज़ों को। तो आप देखें जो सेंट्रल काउंसिल है वो बेसिकली आपकी एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। और इसमें नेक्स्ट है टू प्रिस्क्राइब कंडीशंस एंड प्रोसीजर फॉर एडमिशन ऑफ कैंडिडेट्स टू एन अप्रूव्ड एग्जामिनेशन। तो ये प्रोसीजर भी बताएंगे क्या प्रोसीजर होंगे जिसके तहत किसी भी बच्चे का एडमिशन होगा। नेक्स्ट, टू लेट डाउन द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग टू बी मेंटेन बाय इंस्टीट्यूशन, और इंस्टीट्यूशन में कौन सा टीचिंग स्टैंडर्ड या क्या क्या स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने होंगे। और नेक्स्ट है टू प्रिस्क्राइब द इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज़ टू बी मेड अवेलेबल टू द स्टूडेंट्स, और इंस्टीट्यूट के अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट्स और फैसिलिटीज़ बच्चों को प्रोवाइड करने चाहिए। टू रिकग्नाइज डिग्री और डिप्लोमाज, जितनी भी डिग्रीज और डिप्लोमाज हैं उनको रिकग्नाइज करना होगा। और टू कॉज इंस्पेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उनकी इंस्पेक्शन। तो जो सेंट्रल काउंसिल है, जो वफाकी काउंसिल है, वो बेसिकली एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपके कोर्स से रिलेटेड, आपकी फैसिलिटीज से रिलेटेड, आपके टीचर से रिलेटेड, आपकी डिग्रीज़ हैं उनके अटेस्टेशन से रिलेटेड, और जो आपके इंस्टीट्यूट हैं उनकी इंस्पेक्शन से रिलेटेड, ये सब चीज़ें जो हैं वो फंक्शन होगा सेंट्रल काउंसिल का। ठीक है, तो इस ज़हन में रखें दो तरह की काउंसिल्स हैं, एक सेंट्रल काउंसिल होगी, एक प्रोविंशियल काउंसिल होगी। हमने दोनों के फंक्शंस लिखने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जो सेंट्रल काउंसिल होगी उसके फंक्शंस हमने यहाँ पे देख लिए हैं। इसमें आपने इस ज़हन में रखना है जो सेंट्रल काउंसिल होगी वो टोटल आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपके सिलेबस से रिलेटेड, आपके इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, आपके एडमिशन से रिलेटेड, आपको प्रोवाइडेड फैसिलिटी से रिलेटेड, आपकी लैब से रिलेटेड, आपके जो कोर्स होगा उससे रिलेटेड, उसके बाद जो आपकी टीचर्स हैं उससे रिलेटेड, और आपके इंस्टीट्यूट के इंस्पेक्शन से रिलेटेड, ये सब चीज़ें होंगी सेंट्रल काउंसिल की। और प्रोविंशियल काउंसिल क्या करेगा, टू प्रिपेयर एंड मेंटेन रजिस्टर्स ऑफ फार्मासिस्ट एंड अप्रेंटिस इन फार्मेसी। और जो प्रोविंशियल काउंसिल होगी, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो आपकी रजिस्ट्रेशन होगी वो प्रोविंशियल काउंसिल में होगी, टू रजिस्टर फार्मासिस्ट एंड ग्रांट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद ये आपके रजिस्ट्रेशन भी करेगी और उसके साथ साथ आपको जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स हैं वो भी ग्रांट करेंगे। और थर्ड, टू कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन के लिए एग्ज़ाम होगा फार्मासिस्ट के लिए, वो भी ये कंडक्ट करेंगे। एंड टू डू सच अदर एक्ट एंड थिंग्स एट्स इट मे बी एम्पावर्ड और रिक्वायर्ड टू डू बाय दिस एक्ट। और उसके बाद इस कानून में जो भी कोई अपडेट्स आती हैं या अमेंडमेंट्स आती हैं उनको भी ये फॉलो करेंगे, और प्रोविंशियल काउंसिल जो है उनको भी डील करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने डिफरेंस ध्यान में रखना है कि जो आपके पास सेंट्रल काउंसिल है और जो प्रोविंशियल काउंसिल है उन दोनों के जो फंक्शंस हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है, एक तो ये पता होना चाहिए सेंट्रल काउंसिल क्या होती है और प्रोविंशियल काउंसिल क्या होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और उसके बाद इन दोनों के जो फंक्शंस हैं वो भी डिफरेंट है। ठीक है, एक का जो फंक्शन है वो टोटली स्टूडेंट की स्टडी से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, उनके एडमिशन से रिलेटेड, उनको प्रोवाइडेड फैसिलिटी से रिलेटेड, और इसके अलावा उनकी जो इंस्टीट्यूट हैं उनकी इंस्पेक्शन से रिलेटेड है। जबकि जो आपके प्रोविंशियल काउंसिल है ये क्या करेगी, जितना भी रिकॉर्ड है, जितनी भी रजिस्ट्रेशंस हैं, जितने भी फार्मासिस्ट और फार्मेसी टेक्नीशियंस रजिस्टर्ड हैं उनका रिकॉर्ड रखेगी, उनके रजिस्टर्स को मेंटेन करेगी। दो तरह के रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर ए एंड रजिस्टर बी, ये शायद हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था। तो वो उन दोनों को रजिस्टर्स को मेंटेन करेगी। उसके अलावा जो फार्मासिस्ट होंगे उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स भी देंगे। जो कैटेगरी ए के हैं उनको कैटेगरी ए के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, और जो बी कैटेगरी के हैं उनको बी कैटेगरी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। उसके बाद जो फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए एग्ज़ाम, और उसके अलावा कोई भी जो लॉ में अमेंडमेंट होती है वो भी वो करेंगे। लास्ट इसमें क्वेश्चन है, व्हाट आर द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस दैट अफेक्ट द ह्यूमन बिहेवियर। तो लास्ट जो वीडियो मैंने शेयर की थी लेक्चर 1 जो था सोशल बिहेवियर लॉ एंड एथिक्स का, उसमें हमने देखा था कि जो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस होता है वो ह्यूमन बिहेवियर, वो बेसिकली था ही ह्यूमन बिहेवियर सोशल बिहेवियर से रिलेटेड। तो वो अब हम देखते हैं। तो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस आप देखें, दीज आर द फैक्टर और इन्फ्लुएंसिंग स्टिमुलाई दैट अफेक्ट द ह्यूमन एंड सराउंड देम। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन बिहेवियर को, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस है जो ह्यूमन बिहेवियर को अफेक्ट करेंगे। उसमें फिजिकल इन्वायरमेंट, मेल न्यूट्रिशन, नॉइज़, ड्रग्स जिनको हम नारकोटिक्स भी कह सकते हैं, और टीवी, ये सब चीज़ें क्या होंगी, इन्वायरमेंट का पार्ट हैं ये सब चीज़ें, और ये सब इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस में आ जाएंगी, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस दैट अफेक्ट ह्यूमन बिहेवियर। तो इसमें फर्स्ट हम देखते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट।
फिजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है? फिजिकल इन्वायरमेंट इज़ यूज्ड दोज इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट कैन बी सीन एंड विजुअलाइज। तो फिजिकल चीज़ हम उसी को कहते हैं जो चीज़ हमें नज़र आती है, ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमें नज़र आ सकते हैं? आप कह लें कि आपकी क्लास में टीचर प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो आपको सुपरवाइज कर रहा है, तो वो आपका फिजिकल इन्वायरमेंट है। तो वो आपके बिहेवियर पे कैसे इफेक्ट करेगा? उस वक्त आपका बिहेवियर कुछ और होगा, ठीक है। उस वक्त टीचर आपसे पूछेगा समझ आ गई है, तो आप कहेंगे समझ आ गई है, तो वो उस वक्त का फिजिकल इन्वायरमेंट है, ठीक है। सेकेंड है मेल न्यूट्रिशन मेक्स पीपल रूड एंड साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब। मेल न्यूट्रिशन का मतलब है कि एक ह्यूमन को जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन है वो नहीं मिल रही, तो उसे हम कहेंगे मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन की वजह से क्या होगा? रूड, रूड मतलब गुस्सा, एंड साइकोलॉजिकली वो डिस्टर्ब होगा। थर्ड जो हमारे पास इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस है वो है नॉइज़। आप देखते हैं जहाँ पे शोर शराबा ज़्यादा हो वहाँ पे बंदा वैसे ही तंग होता है, ठीक है। तो नॉइज़ जो है आपका ये भी इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस है। और नॉइज़ जहाँ पे शोर शराबा होगा वहाँ पे कोई ज़हनी सुकून नहीं होगा, वहाँ पे स्टडीज़ प्रॉपर नहीं हो सकती, वहाँ पे नींद प्रॉपर नहीं हो सकती, वहाँ पे कोई भी काम प्रॉपर नहीं हो सकता तवज्जो के साथ। कोई भी काम अपने तवज्जो के साथ करना है तो उसके लिए आपको अटेंशन चाहिए, वहाँ पे आपको नॉइज़ नहीं चाहिए। नेक्स्ट ड्रग्स, नारकोटिक्स, ये भी आपके इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस में आ जाता है। ह्यूमन बिहेवियर पे ड्रग्स का भी इफेक्ट होता है। ड्रग्स स्पेशली नारकोटिक्स इफेक्ट टेम्पोरेरीली एंड परमानेंटली। कुछ ड्रग्स हैं जो टेम्पोरेरीली का मतलब है वक्ती तौर पे, एंड परमानेंटली मीन्स मुस्तकिल तौर पे आपको जो सोशल रिलेशंस हैं, आपका बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर है, उसको इफेक्ट कर देते हैं। लास्ट इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस आपके पास टीवी। आप देखते हैं, हम सब टीवी देखते हैं, वहाँ पे कुछ एड्स भी चलते हैं, वहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स भी चलते हैं। तो वो प्रोग्राम्स जो आप देख रहे हैं, जो एड्स आप देख रहे हैं, वो आपके बिहेवियर पे इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। आप एक चीज़ का एड बार बार देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, वो चीज़ आपके जहन में आ रही है, वही चीज़ आपके बिहेवियर को इफ़ेक्ट करेगी। तो ये था आज का हमारा पेपर, इसको हमने डिस्कस किया है। अगर आपको इसमें कोई चीज़ मुश्किल लगती है तो आप कमेंट्स में बताएं, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। कोई नई चीज़ नहीं क्लियर होती वो आप पूछ भी सकते हैं। इसको देखें, इसको समझें, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पास्ट पेपर है, रिसेंट पास्ट पेपर है। इसको आपने एग्ज़ाम से पहले और वक्तन फ़वक्तन इसको समझें और इसको याद कर लें, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।